हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल में। आप में से कितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा लगभग जितने वीडियो देख रहे हैं सभी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर लगभग भाई तभी आप यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने लोगों ने शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 का पेपर देखा है, तो अब जवाब कुछ परसेंट कम हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि जितने लोग ये वीडियो देखे हैं सबने 69,000 और 68,500 भर्ती का पेपर देखा, है ना। अच्छा, फिर कुछ यहाँ पे कम हो गए कुछ। अब फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा कि अगली शिक्षक भर्ती जूनियर या प्राइमरी के लिए आप कितना तैयार हैं, है ना। तो ये चीज जो है बहुत असर करती है कि अब आप आने वाले एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। मतलब फॉर्म तो 4 लाख 5 लाख पढ़ ही जाते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग केवल परीक्षा देने जाते हैं। तो कितने लोग होंगे जो सिलेक्शन के लिए अभी से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी से अपने आप के अंदर वो पोटेंशियल बना के रखे हैं कि नहीं भाई इस भर्ती में मेरी एक सीट है। तो अब यहाँ पर जवाब और परसेंट कम हो जाएगा, है ना, कि नहीं यार मेरी तो तैयारी नहीं, मैं तो अभी घर के कामों में व्यस्त हूँ, अभी मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां, अभी तो लॉकडाउन है, अभी कोई भर्ती। ये बहुत सारे बहाने हैं और यही सारे बहाने मिलकर के आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। तो शिक्षण विधियों और जीवन कौशल की बेसिकली ये क्लास होगी। हालांकि इन सब बातों को करने का मतलब ये है कि आप अटेंशन दे पाओ, कि आप अपने लक्ष्य से कहीं दूर तो नहीं भटक रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास, ये 30 नंबर का आता है आपकी परीक्षा में और ये सॉलिड है। बिना इसके अब आपको शिक्षक भर्ती या शिक्षक बनना भूल ही जाइए। बिना इन चीजों के सहयोग के आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कौन सी है? मतलब इसका आशय क्या है? अधिगमकर्ता मतलब समझ रहे हैं, लर्नर। लर्नर कौन है? आपका बालक जिसे आप पढ़ाने जा रहे हो, है ना। तो आपने इंटर्नशिप वगैरह किया होगा बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग में, तो वहां पर अधिगमकर्ता शब्द जो है इससे आप परिचित हो गए कि अधिगमकर्ता कौन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता या पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में तो परंपरागत व्याख्यात्मक विधि अपनाएंगे तो ये तो लर्नर सेंटर्ड नहीं है क्योंकि बाल केंद्रित नहीं है ना। परंपरागत व्याख्यात्मक विधि का मतलब ये हुआ कि अब जैसे मुझे किसी टॉपिक पर लेक्चर देना है, मैं आया, लेक्चर दे दिया और चला गया। बच्चे को क्या पता क्या आप बोल के चले गए, समझ में आया या नहीं आया, ये व्याख्यात्मक विधियों में तो पता नहीं चलता। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता या पात्र होता है। अब शिक्षक अगर मुख्य कर्ता या पात्र हो गया तो ऐसी विधियां लर्नर सेंटर्ड कहां से हो गई? तो ये दोनों काट दो। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ये ऑप्शन आपको पॉजिटिव फीलिंग दे रहा होगा कि चलो भाई 1 नंबर यहां पर मिलेगा अगर हम इसे जवाब लगा देते हैं तो दोस्तों जीवन कौशल, शिक्षण कौशल आसान नहीं है। आपको सभी विकल्प पढ़ने पड़ते हैं, तभी आप जीवन कौशल, प्रबंधन कौशल के क्षेत्र में नंबर ला सकते हो। अच्छा, ये जो लाइफ स्किल का टॉपिक आया, ये 68,500 और 69,000 भर्ती इन्हीं दो में आया। इसके पहले टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी किसी में भी ये जीवन कौशल प्रबंधन का टॉपिक नहीं था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से ये नया टॉपिक उठाया गया और 68,500 और 69,000 में बहुत सारे छात्र असफल भी इसलिए हुए क्योंकि जीवन कौशल को सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारे लोग जीवन कौशल को, शिक्षण कौशल को बाल विकास ही समझ लेते। देखिए ये इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें अगर बात करूं तो मैं अंतः संबंध है तीनों में, लेकिन तीनों सेम चीजें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? आप बताओ सीखने के लिए कौन सा एक प्रमुख है? रट कर याद करना, अनुकरण करना, अर्थ का निर्माण करना या अनुबंधन करना। तो सीखने के लिए प्रमुख है कौन सा एक? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा दोस्तों। सीखने के लिए सबसे प्रमुख आपको लगेगा अनुकरण। हाँ भाई, बच्चे तो नकल करके सीखते हैं, अनुकरण आप लगा के चले आएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अनुबंधन, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत में अनुबंधन की बात की ही है कि भाई शास्त्रीय अनुबंधन, है ना। और क्रिया प्रसूति स्किनर ने बात की है, तो कभी कभी अनुबंधन लगा सकते हैं। अर्थ का निर्माण, इसको कितने लोग गैस करते हैं बताइए?
आपको क्या लगता है कि अर्थ निर्माण सही होगा, अनुकरण सही होगा या अनुबंधन सही होगा? देखिए, इस लेसन को पढ़ाने का या इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 4, 6, 10, 20 क्वेश्चन याद करवा दूं, नहीं, आपके भीतर की उस स्किल को खींच के यहां पे उतारना इन प्रश्नों में कि आपका विवेक क्या कहता है। तो यहां पर आपको नंबर 1 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये डिसाइड करेगा। इसको तो आप काट ही दोगे, मुझे नहीं लगता कि 100 में से 1-2 लोग भी इसको जवाब लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन, ये 3 में से जो है आप जवाब लगाएंगे। अगर आप अर्थ निर्माण लगाएंगे तभी आपका जवाब सही होगा, यानी नंबर आपको मिलेगा अर्थ निर्माण करना। ये सीखने के लिए बहुत प्रमुख है कि आप जो भी चीजें सीख रहे हो उसका एक अर्थ निर्माण कर सको, उस चीज को समझ सको, उसका मतलब समझ सको, है ना। चीजों को रट लेना उतना वो नहीं है, चीजों की नकल कर लेना या चीजों के साथ अनुबंधन बिठा लेना नहीं। जब तक आप उसका एक मीनिंगफुल मतलब ना अपने भीतर उतार सको तब तक आपकी पढ़ाई या शिक्षा किसी काम की नहीं है। और यही अर्थ निर्माण आपको बच्चों को करवाना है जब आप टीचर बन के पढ़ाने जाओगे। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? ये छोटा सा वीडियो होगा कैप्सूल की तरह, लेकिन ये कैप्सूल जाकर के आपके अंदर इतना बढ़िया असर करेगा शिक्षण कौशल के मामले में कि निखार आने वाला है, ये जान लीजिए। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? फिर वही बात आ गई सीखने की। अब यहाँ पर सीख कौन रहा है? बच्चा सीख रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, यानी समाज में जो इंटरैक्शन होते हैं ये आपकी लर्निंग को सुविधाजनक बनाते हैं, है ना। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, या सीखना कौशलों के संचय के समान है। देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म क्या है? पी फॉर पॉजिटिव है, तो निगेटिव ऑप्शन काटते चलिए। सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं लर्निंग को, नहीं। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील, नहीं। सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित, नहीं। तो 3 निगेटिव आपको मिल गए, ठीक है। अब पी फॉर पॉजिटिव का उत्तर भी पी फॉर पॉजिटिव होगा। सीखना कौशलों के संचय के समान है। जी हाँ दोस्तों, जितनी चीजें आप सीखते हो वो एक स्किल्स का कलेक्शन के समान है। लर्निंग क्या है? कौशलों का संचय करना। जितनी ज्यादा स्किल्स आप, जैसे अभी आप शिक्षण स्किल का संचय कर ही रहे हो, धीरे धीरे ये चीजें आपके व्यवहार में उतर रही हैं। आप अपने आप को एज अ टीचर समझ के सिचुएशन पर बच्चों के आप कमेंट कर सकते हो, आप उनकी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो बस ये स्किल्स है जिनका कलेक्शन आप कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सी एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बना देती है? आपका निर्देश, आपके द्वारा पुरस्कार दिया गया, आपके द्वारा संवाद स्थापित किया गया, आपका लेक्चर। अब यहां भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, यहां भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर और इसका सही जवाब क्या होगा? विवेक बहुत जरूरी होता है। महत्वपूर्ण एक्टिविटीज को बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती, वो है आपका गाइडेंस। शिक्षक का गाइडेंस बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाएगा। अगर आप संवाद समझ रहे थे तो मेरे भाई आप गलत हैं, या बहनों आप गलत हैं। पुरस्कार भी बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बना दे, लेकिन पुरस्कार ही सब कुछ नहीं, हर चीज निर्देश में शामिल है। निर्देश के तहत आप संवाद भी कर सकते हो। क्या निर्देश में संवाद शामिल नहीं है? क्या निर्देश के तहत आप पुरस्कार नहीं दे सकते हो? तो निर्देश ज्यादा एप्रोप्रिएट है। चलिए, विकास के बारे में, यहां पर विकास का मतलब डेवलपमेंट है, विकास का मतलब विकास दुबे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है ना। तो डेवलपमेंट वाला विकास है ये, विकास दुबे कानपुर वाला नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ये तो दोनों गलत है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, ध्यान देना। विकास कभी पीछे की ओर नहीं लौटता, ध्यान देना। अब 2 बचा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं और विकास
भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। मिल गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15वां प्रश्न, कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों विकास जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्पीड से होता है। डी ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अलग अलग व्यक्ति है ना, अगर मैं बात करूं तो 18 साल में मेरा विकास की गति अलग है और 18 साल में ही दूसरा कोई बच्चा, उसके विकास की गति मुझसे भी तेज हो सकती है, वो 16 साल में ही मेरे जितना डेवलपमेंट कर सकता है। तो भैया विकास की जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति होती है, स्पीड होती है ना। किसी का बच्चा साल भर में चलने लगता है तो किसी का बच्चा 1.5 साल में चलना शुरू करता है, तो दोनों में गति अलग अलग हुई। ठीक है, क्रम समान होता है, याद रखिए विकास का क्रम सब में इक्वल होता है लेकिन गति अलग अलग होती है। चलिए, मध्य बचपन अवधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मध्य बचपन यानी मिडिल क्या है? चाइल्डहुड, बचपना, मिडिल चाइल्डहुड। 6 से 11, 10 साल के बाद 0 से 2 या 2 से 6, किसके लिए जाएंगे बताइए? क्वेश्चन नंबर 16, मध्य बचपन की अवधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। सही जवाब होगा दोस्तों, मध्य बचपन की अवधि है 6 से 11 वर्ष। वैसे तो अगर देखा जाए तो यही बाल्यावस्था है, मिडिल चाइल्डहुड अगर कह दिया जाए। हाँ, मध्य शैशव काल अगर हम बात करें तो आपका शैशवावस्था, तो ये जन्म से 2 वर्ष है ना, प्री, और फिर शैशवावस्था में 2 से 6 वर्ष तक आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें 6 से 11, ये आपके बचपन की अवस्था है। कहते हैं ना बचपन का वो बारिश का कश्ती, क्या बोलते हैं उसे, मुझे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बस बचपन यहाँ पर आपका मिल गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। प्रगतिशील कक्षा में ये अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आई हो। कक्षा कक्ष सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी, मुझे तो दोनों ही गलत लगे अभी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्या बात है। प्रगतिशील कक्षा में जो क्लास होती है वो लोकतांत्रिक होती है। आपने कभी देखा कि क्लास में यूट्यूब पे पढ़ाते समय एग्जाम मास्टर चैनल पर कभी किसी बच्चे से भेदभाव हो? यहाँ पर हमेशा लोकतांत्रिक। तो कक्षा में एक समान बैलेंस बना के रखना चाहिए, है ना। अब किसी बच्चे को ज्यादा महत्व दोगे या किसी बच्चे को कास्ट की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से, इकोनॉमिकल पोजीशन की वजह से, या नेता विधायक जी का लड़का है तो उसे जो है समझ गए होंगे क्या पॉइंट है। तो भैया कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होना चाहिए और बच्चे को पर्याप्त स्थान मिले समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा मेच्योर होते हैं या कुछ भी नहीं सीख सकते। जो अधिगम निर्योग्य बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 18, जाहिर सी बात है कि अधिगम के कुछ पक्षों में ये बेचारे संघर्ष करते हैं। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता का मतलब यह है कि पूरी तरह से वो नहीं, मतलब कुछ पक्षों में इनको बहुत जो है लर्निंग डिसएबिलिटी, जैसे पढ़ ना पाना, है ना, पठन विकार, या कैलकुलेट ना कर पाना, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार, तो डिसलेक्सिया पठन विकार, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, ये केवल अधिगम के कुछ पक्षों में कठिनाई प्रस्तुत करती है, नॉट ऑल। ठीक है, चलो, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? सृजनात्मक का मतलब समझ रहे हैं, सृजनात्मक विचार क्या है? अध्यापक बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उनसे प्रत्यास्परण आधारित प्रश्न पूछेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे, समस्या समाधान के लिए अलग अलग तरीकों के सोचने के लिए कहेंगे, या उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सृजनात्मक विचार के लिए समस्या समाधान के अलग अलग तरीके सोचने के लिए कहिए। ठीक है,
समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग तरीके जो है ये सोचने के लिए कहिए, तब जाकर के आप ये जान लीजिए कि आप एकदम बढ़िया शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर सृजनात्मक विचार के लिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए अलग अलग समाधान, आप डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस कह सको, मुझसे बता सको कि नहीं सर इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थॉट्स या थिंकिंग। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को अगर अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पर एक ब्लैंक है ये, और इस ब्लैंक को आपको भरना है। अन्य बच्चों के साथ कंपैरिजन करना, बच्चों को प्रेरित करना, डांटना या नियंत्रण में रखना। खैर उत्तर सबको पता चल गया होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? बच्चों को अगर अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप बच्चों को प्रेरित करेंगे। ठीक है, यही सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं शिक्षक बनाने के लिए। आपको यही सारी चीजों को उपयोग में लाना है, क्रियाशील बनना है खुद। आप ये प्रॉमिस करिए कि आप उस हद तक तैयारी करोगे जिस हद तक आप बच्चे का सबसे ज्यादा लाभ कर सको। आपको पेपर देते समय शिक्षण कौशल में इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि आप ऐसे क्या क्या काम कर सकते हो जिससे आप बच्चे को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो बस इन चीजों पे अगर आप फोकस करते हैं तो शिक्षण कौशल आपकी मुट्ठी में होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं सुपर टेट के स्पेशल बैच से तो यहाँ पर नाम और जिला का नाम लिख करके इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट का स्पेशल बैच, जिसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे बढ़िया नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच और जय हिंद।